नमस्कार बच्चों। कल हमने टोपी पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से जो गवरा और गवरिया है वो आपस में बात करते हैं और गवरा की जो मानवीय रुख है उसके लिए थोड़ी सी विचारधारा जो है वो अलग थी, पर जो गवरिया थी उसकी विचारधारा अलग थी। उसका मानना था कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। और जो उसने टोपी देखी तो उसके बारे में उसके दिमाग में ये बात चलने लगी कि मुझे भी ऐसा चाहिए ही चाहिए। तो कहीं से कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है। जब इंसान अपने लक्ष्यों को मान लेता है, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लग जाता है, तो कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि उसे कहीं से एक रुई का जो है फाहा मिल गया और वह दुनिया के पास में चली जाती है। अब दुनिया जो है वो बेचारा दिखने में बड़ा बूढ़ा सा था, जीर्ण शीर्ण था। ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला। जाड़े का मौसम था, जैसा अभी चल रहा है, ठंड थी। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक निर्जयी पड़ी हुई थी। तो उसके जो तन पर है, शरीर पर, ऐसे लग रहा था कि तार तार होना मतलब ठंड तो रोकने का कोई मतलब ही नहीं था। पूरी तरह से वो पुरानी हो चुकी थी, फट चुकी थी, एक निर्जयी पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, मतलब चमड़ी पूरा काम कर लो तो उसके बाद में वो दाम देता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुलवाने, फोकट मतलब फ्री की रुई धुलवाने के लिए। उज्र न करो भैये, गवरिया बोली कि यहाँ पर जो उर्दू शब्द है वो हम अलग से भी करेंगे। मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मतलब पूरे पैसे दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। तो अब एक शर्त पर बात हो गई कि जितना तुम काम करोगे उसका आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजबूरी कभी ना मिली। मजूरी, मजूरी मतलब जो काम कर रहा है उसके बदले में उसको जो मजदूरी की मजूरी मिलती है, उसके एवज में उसको जो पैसे मिलते हैं, उसके बारे में यहाँ कहा गया। 16 आने में 8 आने मजूरी, मतलब 16 आना लूंगा तो उसके 8 आने आधे मुझे मिलेंगे। तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चों घर चों, घर चों घर चों की ये एक साउंड होता है, एक ध्वनि होती है। जब रुई को भूनते हैं तो ऐसी आवाज आती है। उसकी तांती बज उठी। तांती मतलब जो रस्सी लगी हुई होती है उसको वो बजाता है और अपनी उस रुई को जो है धुनता है। उसके बड़े मन से रुई धुनी, बड़े मन से, क्योंकि उसे लगा कि आधा मिलने वाला है तो पैसे भी ज्यादा मिलने वाले हैं। तो उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिए ले लिया और आधा गवरिया ने। तो गवरिया ने जो प्रॉमिस किया था वो तो उसने पूर्ण कर ही दिया था। इससे उत्साहित गवरा गवरिया, तो उत्साहित क्यों थे? क्योंकि उसने उसको धुन दिया था। तो गवरा गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। अब वो जो सूत काटते हैं, तो रुई से सूत निकालते हैं, उसको कोरी बोलते हैं। तो कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। धज्जी धज्जी मतलब कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ डाल रखा था, यही बात कह सकते हैं हम। धुस्सा, धुस्सा मतलब जैसे कि कंबल आदि होता है, गर्म वस्त्र होता है, उसे कहते हैं। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, बड़ी अनिच्छा से मतलब मन को मारते हुए, कोई इच्छा नहीं थी, बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। अचकन मतलब जो वस्त्र के ऊपर पहना जाता है, जैसे अभी कोट वगैरह पहनते हैं उसे अचकन। तो उसके लिए धागा काटना है, मतलब सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। मुफ्त में मल्लार गाना मतलब, मल्लार क्या होता है? जब बारिश वगैरह आती है, मल्लार जब गाया जाता है, गीत होता है ये। तो वो कहता है कि मुझे मुफ्त में मल्लार गाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरिया अचरज से बोली। क्यों बोली ये बात? इस मुल्क में मतलब इस शहर में, इस देश में सारा काम राजा जी के लिए ही होता है, क्यों होता है? गवरिया ने अचरज से बोला, क्योंकि जब पहले वो गई थी तब भी यही कहा गया था कि राजा जी के लिए कर रहे हैं। तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंखें आंख देखा। अब उसको जब ये बात बोली गवरिया ने, तो उसे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और कोरी ने उसे देखते हुए कहा कि तुम कौन से मुल्क से आई हो? जानती नहीं यहाँ का चलन?
खट मेरे बरदा बैठा खाए तुरंग, मतलब काम कोई करे और खाए कोई। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है। लघुए भगुए का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो लगाने वाले होते हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं हम चुगलखोर जो होते हैं उनको लघुए भगुए कहते हैं। तो वो भी तो बहुत है। हर आज का समय क्या है, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। हम राजनीति में अगर कोई जा रहा है तो वहां किसी की ना कोई लगाने वाला होता है। मतलब यहाँ सिर्फ राजनीति को ना लेके हम किसी भी ऑफिशियल कार्यालय में जो होते हैं लघुए भगुए होते हैं, तो बहुत होते हैं। इसी में उनका भी काम होता है। और लघुए भगुए क्या करते हैं, मतलब जो लगाने वाले होते हैं वो अपना काम करने के लिए ये सब अपना काम समझते हैं। मुकरो मत, मतलब मना मत करो भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे, मतलब तुम्हारे जो अनुकूल है वो मुआवजा तुम्हें देंगे। मुआवजा मतलब जो भी पैसा बनता है, जो भी एवज बनता है वो हम आपको देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी, मतलब ताता थैया मतलब फटाफट से कार्य करने लगी, क्योंकि उसे लगा कि ऐसी मजूरी मिलती कहाँ है, वाजिब है। तो ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। अब कामगारों कामगारों मतलब जो जिनसे भी वो काम करवा रही थी और वो उनका उसका जो है काम भी कर रहे थे, मतलब सहयोग कर रहे थे। तो जब हमारे कोई काम होते रहते हैं तो हमें अपने आप ही हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो प्रबल हो जाती है, कि जब मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं आगे भी कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसा ही गवरिया के साथ हुआ कि कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया कि जब इतना हो गया तो आगे भी हो जाएगा। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए, बुनने वाले के पास, और इसरार करने लगे। इसरार मतलब उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो, है ना। अब सूत भी कट गया, पहले धनिये के पास भी चले गए और अब कहते हैं कि इस धागा जो है, ये जो सूत है, इससे कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, मतलब आश्चर्यचकित होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे मतलब जो सैनिक वगैरह है। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, मतलब उसी से भाव मोल तोल भाव करना चाहिए, जो कि क्या करता है, जो एवज में कुछ ना कुछ देता है। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, मतलब लग गया। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, मतलब हम ऐसे ही नहीं काम करवाएंगे, इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। फिर वहीं पर बात हुई। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सुत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। अब सबको जब लग रहा था कि आधा हमें मिल रहा है तो क्यों ना कर दिया जाए, और उसने क्या किया, सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डर की ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया, मतलब काफी मोटा और जो है एक तमीजदार कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। अब यहाँ पे 3/4 का मतलब क्या हुआ, मतलब आधा रास्ता से ज्यादा तो उसने पार कर ही लिया था। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। अब सारी बातें हो गई, सूत से तैयार भी हो गया, गफश और दवीज जो है कपड़ा बुन दिया गया था। अब वो एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। उसके तो मन में यही था कि मुझे टोपी बनवानी है, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोष से बोला, रोष मतलब गुस्से से बोला, क्रोधित होकर बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं। तो को कहा कि गुस्से से बोला कि राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। मतलब राजा के 7 रानी थी और 7वीं रानी के 9 बेटियां पहले से थी और अब 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे मतलब जो छोटे बच्चों को हम अपनी लौकिक भाषा में उसको झबला बोलते हैं, तो झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना भर माथे पसीना। मतलब अब लग रहा था कि जो राजा है वो भी कुछ नहीं देने वाला, तो
ये बात कहते हुए, गुस्से से ये बात कहते हुए कहता है कि मुझे ढेरों सारे झब्बे सिलने हैं और अपने माथे का पसीना पोंछता है और ठंडी आह भरता है। सांस मतलब एक राहत लेता है कि कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। जब हम कोई काम करते हैं और उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिलता तो हम यही तो कहते हैं कि कुछ लेना देना तो है नहीं, बस काम करते रहना है। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली कि हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार न होता। जब मुंह मांगी मजूरी मतलब मुंह से बस निकलने वाला ही था कि ऐसी मजूरी मिल जाए तो ऐसे पे तो कौन तैयार नहीं होगा। अगर हमें कहीं पर 10 रुपए की जरूरत है या 20 रुपए की जरूरत है, सामने वाला कह देगा कि 10 आप ले लो, 10 मैं ले लेता हूँ, तो ये तो मुंह मांगी मजूरी हो गई ना। मजूरी मतलब क्या हुआ, तनख्वाह या जो उसके एवज में पैसा वगैरह मिलता है वो। तो कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सील दी। खुशी होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने क्या होते हैं, जैसे कि आजकल फैशन में चला हुआ है ना। फुंदने मतलब वो पकड़ने की जो रस्सी होती है या उस पे फूल बना दिए जाते हैं। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही, अपने आप में ही ना रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा, क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। अब ये तो मतलब अपने अंदर गर्वित हो गई थी ना, उसने जब टोपी बना ली थी और जो गवरा था उसने भी कह दिया था कि तुम तो आखिरकार अब तो ये कहना ही पड़ेगा कि तुम रानी लग रही हो। अब उसके दिमाग में ये बात आई, एक हुलस लगी कि क्यों ना देखा जाए कि ये जो राजा है उसका भी एक बार जायजा लिया जाए। जायजा मतलब उसे भी देखा जाए, घुमा फिरा जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। ऊपर जो एक बनी हुई होती है वहां पर जा करके बैठ गई। अभी यहाँ देखिए कितना सुंदर एक मतलब चित्र दिखाया हुआ है कि जो चिड़िया है उसने फुंदे वाली टोपी पहन रखी है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखो 1 2 3 4 फुंदे तो हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पर राजा और बाकी कोई पैरों में सेवा कर रहा है, कोई हाथ के नेल्स कर रहा है, कोई सिर की मालिश कर रहा है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अध नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। तो जब बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके यही सब चलता है, और राजा महाराजाओं के तो होता ही ये सब था। तो एक तो चंपी कर रहा है मतलब सिर में तेल लगा रहा है, मालिश कर रहा है, एक दूसरा जो है वो हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। उंगलियां फोड़ना मतलब मालिश वगैरह कर रहा था। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था। तो चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। समझ गए। पिंडली, पिंडली पर मतलब जो पैर होते हैं उन पर बुद्धि काट रहा था, मतलब उनको दबा रहा था। जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा आपको दिखाई दे ही रहा है कि एक सिर पर चंपी कर रहा है, मालिश कर रहा है, एक अंगुलियों को तोड़ मरोड़ रहा है, एक पैरों की पिंडलियों को जो है मालिश कर रहा है। तो गवरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देकर उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुदी, फदगुदी नाम क्यों दे दिया उसको, क्योंकि उसने फूंदे जो लटका रखे थे। मेरी टोपी में 5 फूंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। अब इतनी जब सारी बातें हुई तो राजा, क्योंकि उसको तो क्या हुआ था, वो तो गर्वित हो गई थी, गवरिया तो गर्वित हो गई थी। वो तो ये सोच रही थी कि क्यों ना
अब तो मैंने टोपी भी लगा रखी है और राजा के सिर पर जो है वो टोपी नहीं है और मेरे सिर पर टोपी है। जब राजा को लगा तो राजा ने क्या कर लिया, टोपी लगा ली। फिर उसको तो वो तो गर्वित हुई, तो उसने कहा कि मैं तो फूंदने वाली टोपी है, राजा की टोपी में तो फूंदने ही नहीं है। तो इतनी सारी बातें, वो थोड़ी सी गर्वित भी हो गई थी गवरिया, क्योंकि उसके फूंदने जो लग गए थे टोपी में। तो ये सारी बातें हुई। अब वो राजा जो है वो क्या करता है आगे, तो ये हम बाकी में पढ़ेंगे कि राजा की आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी और गवरिया जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। और हमें पता लगेगा कि आखिर जब हम पाठ के अंतिम पाठ पर चले जाएंगे तो हमें पता लगेगा आखिर टोपी का माजरा क्या है। तो हम अगले अध्याय में पूरी टोपी का जो है माजरा पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि आखिर टोपी का माजरा क्या रहा और टोपी से क्या क्या होता है, वो सब हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आप एक बार फिर से जो मैंने आपको पढ़ाया उसको पढ़िए और अपने आप ही अपने अंदर हंसी के गुदगुदे जो है वो करिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हंसने वाला ही है। तो आप हंस सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। तो एक बार जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप दोबारा से पढ़िए।